यस स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो भी इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट गाइड किया था, सारा कुछ तीनों सेटों का पेपर उसी सब कुछ इम्पोर्टेंट गाइड में से ही आया है और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स स्टूडेंट्स के रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि उनका पेपर का प्रिपरेशन किस तरीके का बढ़िया तरीके से हो गया। आगे भी बिजनेस स्टडीज़ में जो आपको इम्पोर्टेंट गाइड किया जा रहा है और साथ साथ अकाउंटेंसी में जो इम्पोर्टेंट गाइड किया जाएगा, यकीन जानिए पेपर बाहर नहीं जाएगा और इसी में से ही आपकी पेपर की 90% तक कवरेज आसानी से हो जाएगी। थोड़ा सा आपको तो पढ़ना पड़ेगा, वैसे थोड़ी 100% ही पेपर आ जाएगा। तो अब मेन चीज़ ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट गाइड किया जा रहा है उसको आप ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करने में हेल्प रहे। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस चीज़ के लिए विशेष करता हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा हुआ। अब स्टूडेंट्स, इस समय हमारे पास बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाई करने के लिए जो कंटेंट है दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो डाउट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले की क्लास जो हमने पढ़ाई की थी उसमें हमने सीखा था फाइनेंशियल मार्केट, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग और सेलिंग ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, लेकिन मार्केट में स्टूडेंट्स को इस मामले में भारी कन्फ्यूज़न है और मेजॉरिटी लोग बाग ये समझते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग एक ही चीज़ है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक वाइड कंसेप्ट है, जबकि सेलिंग इसके अंदर में बीच में आने वाला एक छोटा कंसेप्ट है और बहुत ही छोटी सी बात है। जैसे अगर मैं मार्केटिंग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक लाइन, एक वर्क दूँ कि साहब ये वाला पूरा का पूरा वर्क जो है वो मार्केटिंग है, और सपोज हम ये मान लें कि मार्केटिंग यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ जाके खत्म होगी, तो इस सब कुछ में सेलिंग लगभग यहाँ स्टार्ट होगी और यहाँ खत्म हो जाएगी। तो मार्केटिंग तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया ना, और सेलिंग एक बहुत छोटा कंसेप्ट है जो मार्केटिंग का ही पार्ट है। और मार्केटिंग की प्रोसेस एंड होने से ठीक पहले सेलिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होता है और सेलिंग की वर्किंग इसमें आती है। तो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग और सेलिंग में एक भारी डिफरेंस है। मार्केटिंग प्रोडक्ट के डिज़ाइन, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के मार्केट में लॉन्च होने से पहले स्टार्ट हो जाती है, और मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट के सेल होने के बाद भी होती रहती है। आफ्टर सेल सर्विसेज के नाम पर मार्केटिंग कंसेप्ट्स लगातार वर्क करते हैं, जबकि जो सेलिंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो एक फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स है, और जैसे ही वेंडर को हमने अपना सामान बेच दिया, हम अपने सामान को बेच देने की प्रोसेस से अलग हो जाते हैं। तो सेलिंग और मार्केटिंग में दोनों बातों में डिफरेंस, तो आपको अपनी कॉपी पर नोट करना चाहिए कि मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लंबे डिटेल में नहीं आएगा, डिफरेंस इन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर करिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर से नेक्स्ट आता है मार्केटिंग फिलॉसफीज़, यानी मार्केटिंग जेनरेशंस, मार्केटिंग ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे मार्केटिंग कंसेप्ट का विकास। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मार्केटिंग कंसेप्ट्स कैसे कैसे आए, कौन सा कंसेप्ट पहले आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, और कैसे करके मार्केटिंग जिस फॉर्मेट में, जिस फॉर्म में आज हम देख समझ रहे हैं, इस फॉर्मेट में मार्केटिंग कब डेवलप हुई। तो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, मार्केटिंग का जो फॉर्मेट है, इस पर अभी हमें बात करनी है। मार्केटिंग कंसेप्ट्स या मार्केटिंग फिलॉसफीज कह सकते हैं। तो पेपर में कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। मार्केटिंग डेवलपमेंट स्टेजेस, ये पूछा जा सकता है। मार्केटिंग डेवलपमेंट फिलॉसफीज या मार्केटिंग फिलॉसफीज पूछे जा सकते हैं, या मार्केटिंग कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली हाँ, तीनों बातों का मतलब एक ही है, तीनों में से कुछ भी पूछे रहा है, एक ही बात का जवाब देना है। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के रिगार्डिंग जब आप अपना आंसर करेंगे तो इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे करके टोटल 5 प्लेटफॉर्म में, 5 स्टेप्स में मार्केटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले वाली, जो बिल्कुल बिगिनर वाली पहले नंबर की स्टेज थी, दैट वाज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्लीज नोट डाउन एज ए आंसर। तो आंसर के तौर पे आप नोट कर लीजिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नंबर, मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर का पहला क्वेश्चन है। जो 5 स्टेप्स हैं, 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के साथ हुई। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट और चेंज आया, और मार्केट में चेंज आने के समय पर अब जो मार्केटिंग कंसेप्ट आ गए वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से हट करके वो चीज़ टर्न हो गई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, यानी पहले नंबर पे आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और सेकंड नंबर पर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि जो कुछ भी मार्केट में बेचने के लिए बनाया गया, कस्टमर ने कुछ भी नहीं कहा और तुरंत कस्टमर ने सामान को वैसा का वैसा खरीद लिया। कस्टमर ने बिल्कुल नहीं पूछा क्या बनाया, कैसा बनाया, बस जो बना वो तुरंत की तुरंत बिका। लेकिन जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया तो कस्टमर के हाथ में कंपैरेटिव चॉइस आ गई।
अब जो कस्टमर था वो मार्केट में दुकानदार से पूछने लगा कि आपने क्या क्या कलर बनाए हैं, क्या डिज़ाइन बनाए हैं, क्या वेरिएंट्स हैं, क्या पोजीशन है, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के वेरिएशंस मार्केट में आ गए। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो गया? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एक बात और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइमिंग की पोजीशन अलग अलग तरीके से आने लग गई। नंबर थर्ड आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक जब मार्केट में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था तो दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा रहता था, मिल ओनर अपनी दुकान पर बैठा रहता था और ग्राहक दुकान पर आता था, कस्टमर दुकान पर आता था और आकर के सामान खरीदने की बात करता था। लेकिन थर्ड जनरेशन मार्केटिंग आते आते स्थिति बदल गई। अब ग्राहक अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, कस्टमर अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और प्रोडक्ट को बेचने जाने के लिए जो वेंडर है, दुकानदार है, वो अपने सामान को बेचने के लिए वो कंसर्न शॉपकीपर या कंसर्न कस्टमर को अप्रोच कर रहा है। यानी पहले कस्टमर अप्रोच करता था शॉपकीपर को सामान खरीदने के लिए, बिफोर सेलिंग कंसेप्ट थर्ड कंसेप्ट। यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में मोनोपोली किसकी थी? शॉपकीपर की। कस्टमर आकर टकराता था क्या बनाया। जबकि सेलिंग कंसेप्ट में आकर के क्या हो गया कि सिस्टम जस्ट रिवर्स हो गया। अब दुकानदार अप्रोच कर रहा है कस्टमर को कि साहब मैंने ये सामान बनाया है, आप इसे खरीद लीजिए। स्टूडेंट्स, केस स्टडी वाइज बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन का आने का चांस है। तो मैंने आपको इसीलिए ये कंसेप्ट तीनों इतनी डिटेल में बताई हैं। मार्केटिंग फिलॉसफीज कि ये कौन से प्रकार की मार्केटिंग फिलॉसफी है, जिस केस स्टडी बेस कि मार्केटिंग फिलॉसफी कौन सी वाली है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में शॉपकीपर अपनी जगह बैठा हुआ था, कस्टमर आता था मेरे को सामान खरीदना है। जबकि सेलिंग कंसेप्ट में क्या हो गया? वेंडर अप्रोच करने लगा दुकानदार से। आगरा में बैठा हुआ बड़ा दुकानदार, दिल्ली में बैठा हुआ बड़ा दुकानदार, छोटे दुकानदार फिरोजाबाद को जाकर के कॉन्टैक्ट कर रहा है कि साहब हमने ये सामान बनाया, आप खरीद लीजिए। इस कंसेप्ट का नाम क्या हो गया? सेलिंग कंसेप्ट। ये थर्ड स्टेप ऑफ डेवलपमेंट आई। फोर्थ नंबर पर जो कंसेप्ट आया इसमें था मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ये मार्केटिंग कंसेप्ट फोर्थ स्टेज कैसे हुई? दरअसल में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में वेंडर यानी मैन्युफैक्चरर वो अपना सामान बनाने के समय अपनी मर्जी से सामान बनाता था। वो किसी से नहीं पूछने जाता था क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं। जो उसको समझ में आया वैसा उसने बना लिया। प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आकर के क्या हुआ कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आकर के ये हुआ कि अब जो वेंडर था वो अपनी समझ से सामान को डील करने लग गया कि मैं इस सामान को इस तरीके से डील करूंगा। यानी इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो गया? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कस्टमर आगे खरीद रहा है लेकिन सामान बना कौन रहा है? अब मर्जी किसकी चल रही है? मर्जी चल रही है सामान बनाने वाले की। सेलिंग कंसेप्ट में भी सामान बना मैन्युफैक्चरर ही रहा है और मैन्युफैक्चरर अपनी समझ से, अपने आइडिया से, अपनी समझ से बना रहा है कि मुझे क्या बनाना है और उस बने हुए सामान को बेचने के लिए मार्केट में जा रहा है। सेलिंग कंसेप्ट। लेकिन जब फोर्थ जनरेशन आई मार्केटिंग की तो सिचुएशन एक बार फिर से बदली। अब की बार मैन्युफैक्चरर सामान बनाने के लिए तो तैयार है, मैन्युफैक्चर करने के लिए तो तैयार है, लेकिन मैन्युफैक्चरर पहले नंबर पे कस्टमर से अप्रोच कर रहा है कि सर आपको क्या चीज चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए। जैसा कलर, जैसा डिजाइन, जैसा आइडिया आप चाहेंगे वैसा सामान मैं आपको बना करके ला करके आपके दरवाजे पर, आपकी दुकान पर आपको हैंड ओवर करूंगा। सेलिंग कंसेप्ट में और मार्केटिंग कंसेप्ट में फर्क समझ में आया? सेलिंग कंसेप्ट में दुकानदार बना रहा था अपने सामान को बेचने के लिए कस्टमर के पास जा रहा था, जबकि मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हो गया? वो सामान बनाने से पहले ये पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट जान रहा है, केस स्टडी कर रहा है, मार्केट में जाके सर्वे कर रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा है, लोगों से पर्सनल कांटेक्ट कर रहा है कि भाई साहब आपको क्या चीज चाहिए, जो आपको चाहिए वैसा सामान बना के लाके देता हूं मैं और आपके दरवाजे पे लाके देता हूं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो गया? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। स्टेप 3 और स्टेप 4 में भारी परिवर्तन हुआ। फिफ्थ जनरेशन जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आई तो फिफ्थ जनरेशन में आकर के अब आ गया सोसाइटियल मार्केटिंग। इन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है और आपका एक सामान पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इस बात का आइडिया कीजिए, इस बात का अंदाजा लगाइए कि आपको क्या सामान चाहिए और आपको जो सामान चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट का सामान है, जैसा आपको सामान चाहिए वैसा सामान हम आपको बना के देंगे। और साथ साथ उन्होंने इस बात को फोकस किया कि 135 करोड़ लोगों में जो कस्टमर्स टोटल हैं उसमें कुछ मेल मेंबर भी हैं, कुछ फीमेल मेंबर भी हैं, कुछ टीनेजर भी हैं, कुछ एडल्ट भी हैं, कुछ एडोलेसेंट्स भी हैं और कुछ बिल्कुल किड्स हैं और कुछ बिल्कुल सुपर सीनियर एज के मेंबर हैं। क्या पूरे 135 करोड़ सब लोग एक ही उम्र के मेंबर हैं?
अलग अलग, तो हर पर्सन के टेस्ट में, प्रेफरेंस में, फिर जो साउथ इंडियंस हैं उनके टेस्ट में, और जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनके टेस्ट में, उनके ड्रेसिंग सेंस में, उनके हैबिट में, बहुत तरह के लैंग्वेजेस में, कल्चर में, उनके त्योहारों में, हर बात में फ़र्क है। तो आपका एक सामान हर जगह कामयाब नहीं होगा। तो अब सोसाइटियल मार्केट कॉन्सेप्ट आ गया। उन्होंने कहा आबादी बहुत है और बहुत कस्टमर है सामान खरीदने के लिए, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो कि आपने जो सामान बनाया है, आपने जो शू बनाए हैं वो लेडीज शू बनाए हैं, जेंट शू बनाए हैं, आपने कैजुअल बनाया है या पार्टी वियर बनाया है, आपने स्पोर्ट्स बनाया है या क्या बनाया है। तो जिस तरह का सामान आपने बनाया उसी तरह के मार्केट कस्टमर को ट्राई कीजिए और उसी तरीके का प्रॉपर चैनल ऑफ सेलिंग यूज करके तब आप अपने सामान को बेचिए। तो सामान को बेचने की जो स्ट्रेटेजी थी वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन सेलिंग, देन मार्केटिंग, देन सोसाइटियल मार्केटिंग में होते होते आज जो सोसाइटी में चल रहा है वो 5th और आखिरी स्टेज सोसाइटियल मार्केटिंग का स्टेज मार्केट में चल रहा है। तो ये एक ग्रोइंग सेटअप है, स्टार्टअप है और तेज स्पीड से मार्केट पकड़ रहा है। तो इस स्थिति की वजह से मार्केट ग्रो कर रहा है, मार्केट में प्रोग्रेस है, वर्क है, लोग अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो दिस इज ओवरऑल मार्केटिंग कंसेप्ट। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट का मैंने क्वेश्चन और साथ साथ आपको इसका आंसर भी बता दिया कि आपको इस क्वेश्चन को पूछे जाने में क्या पूछा रखना है। मार्केटिंग फिलॉसफीज में 5 पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केटिंग फिलॉसफीज पूछी गई तो आपको ये 5 स्टेजेस इसी सीक्वेंस में बतानी है। पहले प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट और फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग और फिर सोसाइटियल मार्केटिंग। अगर ये सीक्वेंस बिगड़ गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सही सही तौर पर मार्केटिंग से संबंधित मार्केटिंग डेवलपमेंटरी फिलॉसफीज पर आपको फोकस करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आगे नेक्स्ट नंबर का कंसेप्ट है और इसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग आपको क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग आपको क्या सपोर्ट करता है, मार्केटिंग आपको क्या क्या हेल्प करता है। देखो भाई, लाइफ में एक बात याद रखो, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस, आपके फ्रेंड्स की आपके लिए इंपॉर्टेंस, आपके पेरेंट्स की निगाह में आपकी इंपॉर्टेंस, आपके बॉस जहाँ पर आप काम करते हैं उसकी निगाह में आपकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बेस करती है। वो जो पर्सन है, वो जो मशीन है, वो जो भी कुछ है, वो सामने वाले के लिए कितने सारे जॉब परफॉर्म करता है। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और आप एक तरीके से पूरी कंपनी की मास्टर की हैं, यानी कोई मशीन, आपको हर एक मशीन की टेक्निकल नॉलेज है, कौन सी मशीन कैसे चलती है, किस तरीके से सावधानी है, कैसे मशीन में बेस्ट आउटपुट चलाया जा सकता है, तो आपके बिना फैक्ट्री चलेगी नहीं। और कल को आप अगर कंपनी के ओनर से जाके बोलोगे कि भाई मेरी सैलरी 40,000 रुपये नहीं 50,000 करो, तो कंपनी आपको करेगी पेमेंट। और आप किसी मतलब के सौदे नहीं, हर समय पड़े रहते हैं, आराम करते रहते हैं, फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। बॉस ने कोई काम बताया, उन्हें कल जा रहे हो तो आज भग जाएगा, तुम्हारे जैसे घूम रहे मार्केट में। तो आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बात पर बेस करती है कि वो पर्सन या वो मशीन या वो प्रोडक्ट आपके लिए कितने जॉब परफॉर्म करता है, कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में लगभग एक जैसा ही आंसर आ जाता है। तो आप कौन कौन से फंक्शंस मार्केटिंग परफॉर्म करता है, जरा उसको एक के नीचे एक अपनी कॉपी पर नोट करिए। नंबर 1, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केट एनालिसिस। गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केट एनालिसिस, मार्केट में से इंफॉर्मेशन, आपको मालूम है ना सोसाइटियल मार्केटिंग चल रहा है। सो गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट एनालिसिस। आज की डेट में सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट चल रहा है। तो मतलब की बात ये है ना कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने जो पिज़्ज़ा बनाया है वो किड्स के लिए बनाया है या टीनेजर्स के लिए बनाया है या प्योरली वेजिटेरियन लोगों के लिए बनाया है या नॉन वेजिटेरियन के लिए भी बनाया है, बॉयज़ के लिए बनाया है कि गर्ल्स के लिए बनाया है। हम पिज़्ज़ा को सेल कहाँ करने वाले हैं? क्या हम इसको किसी स्कूल कैंटीन में बेचेंगे या किसी ऑफिस की कैंटीन में बेचेंगे या सड़क पर साइड स्टॉल लगा करके बेचेंगे? तो अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट्स मार्केट में डेवलप हो रहे हैं। तो इस कंसेप्ट का नाम है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और तभी तो इसको फर्स्ट नंबर पर रखा गया है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के तौर पर। तो मार्केटिंग में आज कंपनियां बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं और उस कलेक्ट की जाने वाली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस, उस पर वर्क कर रही हैं, उस पर परफॉर्मेंस कर रही हैं। इसका बिजनेस बेनिफिट इन कंपनीज को लगातार मिलता जा रहा है। नेक्स्ट नंबर है मार्केट प्लानिंग। तो जब
इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है तो नेक्स्ट नंबर पर काम होता है मार्केट प्लानिंग। यानी अब हमने डाटा इकट्ठा कर लिया तो अब हम ये तय करेंगे कि हम मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी किस तरह से चलाने वाले हैं, क्या हमारा प्रोसीजर, क्या हमारा वर्किंग मेथोडोलॉजी रहेगा। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट नंबर है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट नंबर का जो स्टेज है इसका नाम है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम नेक्स्ट नंबर पर जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे कि हम इस सामान को रेडी करके मार्केट में ले आए। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट नंबर का परफॉर्मेंस आउटकम हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट नंबर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। जब कभी भी कोई सामान बनाया जाता है तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि सारा की सारा सामान बिल्कुल डिटो एक जैसा ही बनेगा। मशीनों के टेक्निकल एरर्स होते हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी है, गैदरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। सामान जो होता है ग्रेड करना, सामान को ग्रेड करना। भाई आपके खेत में आलू होगा तो क्या सारा के सारा आलू एक ही साइज़ का उगेगा? बहुत छोटा आलू चना मटर जैसा और बड़ा आलू बहुत बड़ा आलू, तो बॉल जैसा बड़ा आलू, फुटबॉल जैसा बड़े बड़े आलू भी हो जाते हैं। हाँ, खूब बड़े बड़े आलू, आलू टेढ़े से भी आलू होते हैं, तो इतने बड़े आलू नहीं बिकते हैं। और बहुत छोटे छोटे चने मटर जैसे आलू वो भी नहीं बिकते हैं। अगर आप खेत में उगे हुए सारे के सारे आलू को एक साथ तौल के बेचने की कोशिश करो, जैसे बहुत महीन और मीडियम साइज और बहुत लार्ज साइज आलू को बेचने का रखोगे तो फार्मर को अपने द्वारा बनाए जाने वाले सामान का रेट नहीं मिलेगा। रेट नहीं मिलेगा मतलब बढ़िया प्राइस नहीं मिलेगा। तो दुकानदार सामान बेचने में क्या करता है, वो अलग अलग ठेल पर अलग अलग वेराइटी सजा लेता है। क्या ये वाला 10 रुपये किलो है, ये 12 रुपये किलो है, ये 15 रुपये किलो है। तो वो अलग अलग ग्रेड करके बैठा हुआ है, अलग अलग साइज में छांट के बैठा है। तो ऐसा करने से उसको उसके सामान का बढ़िया रेट मिल जाता है। तो मार्केटिंग भी यही कहता है कि जब आप कोई सामान बनाते हो तो वो सामान 100% बढ़िया सामान बने, ऐसा संभव नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आता है। तो जो फ़र्क आएगा उसको हम कैसे करके चेंज करेंगे, कैसे करके मेंटेन करेंगे, वो चीज़ का नाम मार्केटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। नेक्स्ट नंबर पर इसमें आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आपने कोई सामान बनाया है तो आप कैसे पहचान करोगे कि सामान आपका है या किसी और का है? तो पैकेजिंग और लेबलिंग नेक्स्ट नंबर का इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब पैकेजिंग और लेबलिंग हो जाएगी तो आपको पैकेजिंग की वजह से सैनिटाइजेशन हो जाएगा, सामान की प्रोडक्ट की सेफ्टी बनी रहेगी, प्रोडक्ट को कोई पर्सन अननेसेसरी आपके सामान को आपके हाथ के बिना छू नहीं सकता। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको इसमें 1 बाय 1 मिलते जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है इसके अंदर ब्रांडिंग। तो ब्रांड बनाना, मार्केट में सामान को सेल करना, ब्रांड के तौर पे मार्केट को लेकर के आना, नेक्स्ट नंबर का काम ब्रांडिंग। तो ब्रांड से मार्केट में प्रोडक्ट की एक पहचान मार्केट में आ जाती है। नेक्स्ट नंबर है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आज आप इनमें से आज आप कोई मार्केट में मोबाइल खरीदने जाइए, आज आप जाइए, किसी दूसरे की बात नहीं कह रहा, आप खुद जाइए, या आप मार्केट में टेलीविज़न खरीदने जाइए। तो आपने टेलीविज़न खरीदने में दुकानदार को पूछा तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी कंपनी के टेलीविज़न है? दुकानदार कह रहा है सैमसंग का है, LG का भी है। मैंने कहा ठीक है। बोला साहब सैमसंग का टेलीविज़न कितने का है? साहब 32,000 रुपये का है, 32,000। LG का कितने का है? साहब 30,000 रुपये का है। साहब एक कंपनी और है बुश, हुंडई, इनका टेलीविज़न कितने का है? तो वो सेम साइज़, इनका टेलीविज़न मिला 11,000 रुपये का। तो आपने जी बढ़िया है, सैमसंग दे रहा है 32,000 रुपये का 32,000 का, हुंडई दे रहा है 11,000 रुपये का। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछोगे कि भाई तेरा 11,000 का टेलीविज़न हमें पसंद है, ये बता दे कि क्या तुम्हारा आगरा में इस सामान का सर्विस सेंटर है? मान लो आगरा में सर्विस सेंटर नहीं है और सर्विस सेंटर हुआ इसका हैदराबाद में जाकर के या वो हुआ श्रीनगर में, तो हमारा कल को 11,000 खराब हो गए, तुम तो कहीं पे पेचकस भी नहीं लगा पाएंगे उसमें, कहाँ ढूंढेंगे उसको। तो आज कस्टमर सामान खरीदने से पहले, मोबाइल खरीदने से पहले, टेलीविज़न खरीदने से पहले कस्टमर सपोर्ट सर्विस चाहता है। तो मार्केटिंग का ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मार्केटिंग इस बात पर ध्यान रखे कि कस्टमर सपोर्ट की व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। यू गेट इट? नेक्स्ट नंबर है हमारे पास प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम रीजनेबल प्राइस में सामान को मार्केट में अवेलेबल करवाएं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान का मार्केट में सही तौर पर पहुंचाना, अलग अलग चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब की सब स्टेजेस हैं, ये सब की सब टर्म्स हैं जिसके थ्रू आपका सामान मार्केटिंग के कंसेप्ट में एक से दूसरी जगह पर पहुंचता है। स्टूडेंट्स, ये तो थी एक नॉर्मल क्वेश्चंस जो पेपर में छोटे क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं। अब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से अब उसको भी फोकस करना है। इसमें मार्केटिंग के चैप्टर पर लॉन्ग क्वेश्चन के आने का पूरा चांस है, तो आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में इसमें आता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स।
प्लीज नोट डाउन एलिमेंट्स, हाँ 4Ps, यस, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इस पर क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो इसमें 4Ps होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। 4 इसके अंदर सीक्वेंस आते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, 4 कंसेप्ट होते हैं। इन चारों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में हमको कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है। पेपर में जहाँ तक मुझे लगता है मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन आने का चांस कम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में वो पूछेगा कि मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आपको 4 नाम बताने हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। लेकिन जो क्वेश्चन आने का चांस बनता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो या तो प्रोडक्ट मिक्स या प्राइस मिक्स या प्लेस मिक्स या प्रमोशन मिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे। ये अपने आप में अलग अलग डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसमें वर्क है। आप सबसे पहले कॉपी पे नोट करिए, इसमें लिखिए प्रोडक्ट मिक्स। जब आप अपना कोई सामान मार्केट में बेचने के लिए रेडी करेंगे, तो सबसे पहली बात पे जिसको आपको फोकस करना है, वो फोकस करना है आपको सबसे पहले नंबर पर, वो है ब्रांडिंग। आपको अपने सामान का एक ब्रांड बनाना है, एक ब्रांड नेम बनाना है। अगर आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड नेम बना पाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुली रन करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन का नाम क्या हुआ, ब्रांडिंग। तो ब्रांड मार्केट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ को बिलोंग करता है। नेक्स्ट, ब्रांड का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट आपके नाम से पहचाना जा रहा है। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, यहाँ पर एक ये फ़ोन का मोबाइल रखा है, तो यहाँ पर इसमें लिखा है ओनिडा। तो आप ओनिडा को एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड के तौर पर आप इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पर एक और कंपनी का ये रिमोट है और यहाँ पर लिखा है प्राइम। तो ये जो है ब्रांड्स हैं, टेलीविज़न की लाइन में आज की डेट में एक बड़ा ब्रांड है और ये अलग अलग तरह के नेम्स में चलता है। इसी तरीके से जो स्टेशनरी कंपोनेंट हैं, इसमें यहाँ लिखा हुआ है लक्सर। तो ये जो लक्सर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक और इस तरह के मटेरियल पेन कंपोनेंट बनाने में इनका भी अपने आप में बड़ा नाम है। तो ये जो नाम वाली कंपनियाँ हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रांड्स। तो ब्रांड्स का मार्केट में होने से एक बड़ा फ़ायदा मार्केट को मिलता है। नंबर 1 है ब्रांडिंग। अब ब्रांड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी, उस पर फोकस करिए। तो ब्रांड के अंदर आएगा ब्रांड नेम, प्लीज़ नोट डाउन ब्रांड नेम। अगर आप कोई ब्रांड बना रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है, तो सबसे पहले ध्यान है ब्रांड नेम। आपका जो प्रोडक्ट है, जो उसका ब्रांड है, उसका नेम शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए, जिससे आसानी से उसको पढ़ा और समझा जा सके, लोग आसानी से पहचान सकें। सबसे ब्रांड नेम वो आगे आएगा। तो पहले नंबर पर ब्रांड नेम, मतलब ब्रांड, अगर आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कोई ब्रांड फिक्स कर रहे हैं, तो ब्रांड का कुछ खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए। तो ब्रांड की खूबियों, पहले नंबर का नाम क्या है इसके अंदर में, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम कन्वीनियंट होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर है इसके अंदर में ब्रांड मार्क। एक है ब्रांड नेम और सेकंड नंबर का नाम क्या है, ब्रांड मार्क। आपने देखा है एशियन पेंट के अंदर में एक उसमें गट्टू बना हुआ है, लड़का छोटा वाला हाथ में पेंट का ब्रश लेकर के, तो वो मार्किंग है। उस मार्किंग से सामान को तुरंत पहचाना जा सकता है कि ये सामान इस कंपनी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेडमार्क। हम अपना व्यापार का एक चिन्ह बना सकते हैं और इस चिन्ह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सामान इस कंपनी को या इस ब्रांड नेम को बिलोंग करता है। तो ये तो हुई ब्रांड नेम के अंदर में खास बातें। नंबर दूसरी बात ये है कि अगर आप, एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हालांकि 2-3 नंबर में पूछेंगे कि अगर आप एक गुड ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तो गुड ब्रांड नेम में ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। ब्रांड नेम एक्सपेंडेबल होना चाहिए। अगर आज आपने बनाया एक्टिवा, खूब चला, तो आपने अगले दिन बना दिया एक्टिवा 3G, तो आपने एक्टिवा की गुडविल आगे कैश कर ली कि नहीं कर ली। पहले एक्टिवा बनाया, खूब चला, खूब जम के बिका, यहाँ तक कि बजाज के स्कूटर और LML के स्कूटर सब बंद हो गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने बनाया एविएटर, एक्टिवा वालों नहीं, वो बिल्कुल नहीं चला इनका, तो इन्होंने फिर क्या काम किया कि फिर से इन्होंने बनाया एक्टिवा 3G। तो अब की बार नया नाम क्यों नहीं रखा, आपका एक्टिवा 3G नाम क्यों रखा, क्योंकि एक्टिवा 3G बना करके लोगों के मन में ये विश्वास जगाया गया लोगों के मन में विश्वास कि ये प्रोडक्ट एक्टिवा ही है और एक्टिवा का भी एडवांस वर्जन है 3G। आज एक्टिवा 3G और 5G और 6G एक्टिवा मार्केट में आ रहे हैं। तो कंपनी ब्रांड नेम को एक्सपेंड कर रही है ना, और उसका बेनिफिट, उसका ट्रस्ट, उसका गुडविल मार्केट में कंपनी को एनकैश हो रहा है। यस, तो ब्रांड नेम जो होता है मार्केट में एक्सपेंडेबल होना चाहिए। ब्रांड नेम के अंदर में
ऐसा होना चाहिए ब्रांड नेम जो आसानी से पब्लिक प्रोनाउंस कर सके। कई सारी बार कंपनियां ब्रांड नेम के नाम इतने टिपिकल रख लेती हैं कि लोग उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो दुकानदार से जाके फिर मांगेंगे क्या। तो और कई बार शर्म भी आती है कि दुकानदार से जाके पूछेंगे, वो हंसेगा कि आपने कैसा नाम ले रहे हैं, इसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे सही तरीके से। तो कंपनी को इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर सिंपल नाम रिन कोई भी बोल लेगा, सर्फ, टाइड, पार्ले जी, तो ये कैसे नाम है, कोई बोलने में दिक्कत नहीं है। हाइंस, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में। तो शेवरले की कार का जो नाम है शेवरले, ये बहुत से लोग शेवरले उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी लगती है पढ़ने में। तो ये लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बना के चलाना चाहते हैं, ध्यान रखिए कि आपके ब्रांड नेम में इस तरह की खूबी होनी चाहिए कि ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। उजाला, वाइटनर, तो लोगों को मालूम चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ ब्राइटेंड है, कुछ ना कुछ एनलाइटेंड है, ये कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो मार्केट में रोशनी जैसा या वाइटनर जैसा या कुछ रोशनी टाइप का सा या वाइटनेस क्रिएट करेगा। तो कपड़ों को धोने का, वाइटनेस क्रिएट करने का उजाला एक प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, ये हमने जो बात समझी है, इसका नाम हुआ कि कौन कौन से कंपोनेंट किस तरीके से रन और वर्क कर रहे हैं। ट्रेडमार्क, तो मार्केट में ट्रेडमार्क का अपना एक अलग काम है। एडवांटेज हो गया ब्रांड नेम्स का, कस्टमर को पहचानना आसान है, रिकॉग्नाइज करना आसान है। नेक्स्ट नंबर है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग पर तो क्वेश्चन फिक्स है, जो आएगा ही आएगा। हाँ, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर का टॉपिक आएगा पैकेजिंग। ब्रांडिंग के बाद नेक्स्ट नंबर का टॉपिक पैकेजिंग। अब पैकेजिंग में क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल, 3 लेयर्स की पैकेजिंग होती है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? तो 3 लेयर की पैकेजिंग में एक प्रकार की पैकेजिंग होती है प्राइमरी पैकेजिंग, जो मेन कंपोनेंट के सबसे ज़्यादा पास है। ये मैंने लंबे समय से बहुत काम आती है, जो डिब्बी हर बार पढ़ाने में यही चीज़ हाथ में आ जाती है, और ये टेबल पर रखी इसीलिए गई है। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है भाई, इसको गड़बड़ मत करके आना। ये एक कंपोनेंट है, इस तरह के वाइट बोर्ड पेन्स में डालने वाला इंक का ये कंटेनर है। इस बोतल में इंक होती है। तो ये कंपनी इस तरीके से कार्टन पैक में कस्टमर को सामान सेल करती है, कंटेनर को मार्केट में, जबकि जो इंक की बोतल है वो इसमें इस तरीके से निकलती है। तो ये एक पैकेजिंग है, इसके अंदर लिक्विड इंक कंपनी ने भर के रखी है, और ये एक इसका आउटर पैकिंग है। दुकानदार की दुकान से हमें इस फॉर्मेट में सामान मिलता है, ये डिब्बी इसके अंदर रखी हुई। तो इसमें प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी वाली है? कई बुक्स में लिखा हुआ है कि प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब है जिस समय पर रिटेलर कस्टमर को ये सामान हैंडओवर कर रहा है। तो कस्टमर सामान तो इस पैकिंग में हैंडओवर कर रहा है, बट इट्स रॉन्ग। प्राइमरी पैकेजिंग इसको बोला जाएगा, प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग है जिसमें जो मेन कंपोनेंट है। आप बाजार में क्या खरीदने गए थे? आप बाजार में इस वाले व्हाइट बोर्ड मार्कर पे पेन की इंक खरीदने गए थे। तो ये जो इंक आप खरीदने गए थे, तो इसके अंदर मेन कंपोनेंट है इंक। तो इंक जिस कंटेनर के सबसे ज़्यादा पास है, वो कंटेनर, वो पैकेजिंग, वो सिस्टम, उसका नाम है प्राइमरी पैकेजिंग। ये प्राइमरी पैकेजिंग नहीं है, भले ही से मार्केट में ये आता है, इस फॉर्मेट में आता है। तो भी आपको प्राइमरी पैकेजिंग किसको बताना है? जो प्लास्टिक वाली बोतल इसके अंदर रखी गई है। पेपर में लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग मीन्स द मेन प्रोडक्ट इज फर्स्ट अटैच और फर्स्ट पैक्ड इन विच पर्टिकुलर सीरीज। जिस किसी भी मेन कंपोनेंट, जो भी मेन सामान है, वो जिस किसी भी सामान से मुख्य रूप से अटैच है, उसका नाम है प्राइमरी पैकेजिंग। अभी क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर, प्राइमरी पैकेजिंग के आगे में इसमें आएगा नेक्स्ट नंबर पर प्राइमरी पैकेजिंग। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में एक है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग ऑलमोस्ट वो पैकेजिंग है जिसमें कि रिटेलर्स के पास सामान पहुंचता है। तो जिस पैकेजिंग में सामान रिटेलर के पास पहुंचता है, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग। तो वो रिटेलर इस तरह की जो ये इंक बोतल्स हैं, इस तरह की 8, 10, 25 बोतल एक साथ वो दुकानदार खरीदते हैं, और पूछे जाने पर एक एक करके सामान निकाल के देते जाते हैं। तो वो जो पैकेजिंग हो गई, वो कैसी पैकेजिंग हो गई? सेकेंडरी। और जिस कार्टन पैक में बहुत बड़े वाले कंटेनर के अंदर में बहुत सारी 100, 200, 500 डिब्बियाँ एक बड़े कार्टन में रख के कंपनी से डिस्पैच की जाती हैं, और ट्रांसपोर्ट चैनल से यूज़ करके ये सामान एक से दूसरी जगह मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, थर्ड लेवल की पैकेजिंग। तो पैकेजिंग टोटल 3 लेयर की है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पैकेजिंग पर यही आएगा कि 3 लेयर की पैकेजिंग कौन कौन सी है। वन मोर क्वेश्चन ये भी आ सकता है पैकेजिंग के ऊपर कि पैकेजिंग के बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग होने से सामान को प्रोटेक्शन है, प्लीज नोट डाउन फास्ट। पैकेजिंग होने से सामान को प्रोटेक्शन है।
आपका सामान सुरक्षित बना हुआ है, आपका सामान कस्टमर से एक उचित दूरी पर आपका सामान अवेलेबल है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन पूरा अवेलेबल है। कस्टमर 100 प्रोडक्ट्स में से पहचान लेगा ये रामदेव की हींग है, या ये मनपन्ना के मसाले हैं, या ये रिन सुप्रीम है, या ये टाइड है। तो पैकेजिंग से कस्टमर मेन सामान को छू नहीं पा रहा, एक बात। सामान को पहचानना कस्टमर के लिए आसान, दूसरी बात। सेकंड नंबर, कन्वीनियंस। कस्टमर को ट्रस्ट है कि जो सामान मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अभी तक दुकानदार ने साबुन मुझे बेचा है तो ऐसा नहीं किया है कि अपने घर में पहले कपड़े धो लिए और फिर मुझे सामान बेच दिया हो। तो वो सामान पैक्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये सामान कन्वीनियंट है। कस्टमर के लिए सामान ले जाना, गिनना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, शिफ्ट करना आसान है। नेक्स्ट नंबर है प्रमोशन। आपका सामान पैक्ड है, भैया आप चावल खरीदें और आपको लूज पैकिंग में से सामान निकाल करके वाइट कलर की पॉलिथीन में दुकानदार पैक करके सामान आपको बेच दे, तो ऐसी कंडीशन में आपका सामान तो बिक जाएगा, लेकिन इसमें प्रमोशन जो सामान का प्रोडक्ट है उस पर प्रमोशन आपके सामान का सही मायनों में नहीं हो पा रहा। तो प्रमोशन के होने के लिए ज़रूरी ये होगा कि सामान को बेचने के समय पर सामान के लिए अलग अलग कंडीशंस मार्केट में बनी रहनी चाहिए। तो प्रमोशन अपने आप हो जाता है जब सामान पैकेजिंग में आ जाता है। नेक्स्ट नंबर है इसके अंदर सेल्फ आउटलेट्स। कोई सेल्फ सर्विस, प्रमोशन के बाद सेल्फ सर्विस आउटलेट होते हैं, सामान पैक्ड होता है, आसानी से सामान आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इसके अंदर आता है, इसमें एक तरीके से कस्टमर को गिनना, सामान को पहचानना आसान हो जाता है, इजी टू कैरी हो जाता है। कई बार कस्टमर एम्प्टी कंटेनर की वजह से भी सामान को लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सामान को यूज़ करने के बाद खाली वाला सामान उनको मिल जाता है। स्टूडेंट, इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर है लेबलिंग। अब लेबल, पैकेजिंग तो हमारा पूरा हो गया, पैकेजिंग के बाद है लेबलिंग। जो सामान किसी वाइट या किसी भी कलर के बगैर किसी प्रकार की उसी के अंदर में डिटेल्स चल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर की डिटेल्स चल रही हैं। इसमें लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब ये है कि सामान को लेबल किया गया है, सामान को इंडिकेट किया गया, हाईलाइट किया गया, इस सामान में कौन कौन सी चीज़ें। देखिएगा स्टूडेंट, ये एक किताब रखी है टेबल पर, ये किताब के ऊपर लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम टी.एस. गरेवाल, आगे लिखा हुआ है 12th क्लास की किताब है, इसके अंदर वॉल्यूम 1 है और डिटेल्स इसके अंदर प्रिंट हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। तो ये अगर किताब पर ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट की गई है तभी तो मालूम चल रहा है कि अकाउंटेंसी की किताब है। अगर इस किताब पर ये लेबलिंग ना की जाए, ये कवर तो लगाया जाए लेकिन बिल्कुल ब्लैंक कवर लगा दिया जाए, बिल्कुल खाली, और किसी को समझ ही नहीं आए, जैसे किताब पर जो कवर लगाया जाए वो इस तरीके का कवर लगा दिया जाए ब्लैंक, और अब कस्टमर को किताब दे दी जाए ये वाली, तो कस्टमर को मालूम कैसे चलेगी कि सामान में क्या है। अब देखा जाए तो किताब पे कवर तो डाल दिया आपने ये वाला, तो किताब पैकिंग तो हो गई, किताब प्रोटेक्टेड तो हो गई अंदर का मटेरियल, लेकिन इसमें लेबलिंग नहीं होगी तो कस्टमर को ये समझ में नहीं आएगा कि सामान है क्या। अब किसी ने आई ड्रॉप खरीदी और उसने कोई दूसरा केमिकल आंखों में डाल दिया, तो लेबलिंग तो बहुत ज़रूरी है, तभी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म होगा कि सामान आखिर है क्या। तो लेबलिंग एक दूसरा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर पर इसमें आता है लेबलिंग और ब्रांडिंग के बाद से, पैकेजिंग के बाद से नेक्स्ट नंबर का कंपोनेंट है प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मतलब होता है कि आप आपका सामान मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो